नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले ही अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 2023-24 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हम टेस्ट नंबर 13 पे आ गए हैं। सब इंस्ट्रक्शंस आपको महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रिंटेड मिल जाएंगे। आप पॉज करके अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं और फिर साथ में टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं, वो पूछेगा आपसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेटमेंट में, जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। जनसंख्या की ही दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, राज्य नहीं पूछ रहा है, लार्जेस्ट यूटी पूछ रहा है, तो वो है दिल्ली। जनसंख्या और क्षेत्रफल, अब दोनों की ही बात हो रही है, पॉपुलेशन भी और एरिया की, दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूटी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, कथन कौन सा सही है इनमें से। पॉज कर लिया कीजिए आप ऐसे क्वेश्चंस, और खुद से फिर उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बिल्कुल ठीक है। चौथा आपका क्यों गलत हुआ, लार्जेस्ट यूटी जो है ना, वो आपका लद्दाख होगा। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, लक्षद्वीप। देख लिया आपने।
सेकंड देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश राज्य में हापुड़, बागपत और शामली जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, जिसको आप एनसीआर कहते हैं ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसके अंदर ये तीनों आते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं, कौन कौन से? अलवर और भरतपुर, जो आपके एनसीआर में आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का जो कराईकल जिला है वो केरला में है। ये क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, मैं आपसे पूछ भी चुकी हूँ कि पुडुचेरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है। बताइए कौन सा सही है। तो देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, तीसरा क्यों गलत हुआ? देखिए जो पुडुचेरी है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब वो 3 आपके जो हैं, एक तो है यनम, सुना होगा आपने, ठीक है। यनम आपका आता है आंध्र प्रदेश में, एक आता है आपका कराईकल, कराईकल आपका आता है तमिलनाडु में, और फिर एक आता है आपका माहे। माहे आपका जो आता है वो आता है केरला में। तो कराईकल कहाँ आ गया आपका? तमिलनाडु में। माहे है केरला में। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, रिपीट होके क्वेश्चन आ सकता है। लालक ला दर्रा, बात हो रही है लानक ला पास की, आपको करेक्ट चुनना है। ये वर्तमान में लद्दाख के चीनी कब्जे वाले क्षेत्र अस्काई चिन में है। कहां पे है? अक्साई चिन में। चीन ने सामरिक महत्व की दृष्टि से इस दर्रे से होकर सीकियांग और तिब्बत को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो एक रोड बना दी चाइना ने सीकियांग और तिब्बत को कनेक्ट करते हुए इसी दर्रे से। इस दर्रे का उपयोग मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थयात्री जो इंडियन पिलग्रिम्स जाते हैं वो भी करते हैं। यह दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग भी प्रदान करता है, लैंड रूट प्रोवाइड करता है ट्रेड के लिए इंडिया और चाइना के। बताइए कौन सा सही है? इसमें आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? देखिए जो ये ठीक है, सीकियांग वाली बात ठीक है, सब ठीक है। ये जो बात हो रही है माउंट कैलाश वाली तरफ जो है आपका, वो है लिपुलेख पास। सारे पासेस आपको याद होने चाहिए लोकेशन के साथ, ठीक है। ये आपका भारत, चीन और नेपाल की सीमा के बीच आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड की कुमाऊं रेंज में है ये, और कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से ये कनेक्ट करता है, और इसी दर्रे का उपयोग आप कैलाश पर्वत के लिए करते हैं, और यही वो दर्रा है जो ट्रेड रूट भी लैंड रूट के थ्रू प्रोवाइड करता है। फोर्थ, मैच करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कौन से देश से वो संबंधित है। पॉज कीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर इसका ए हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं लदांग कहाँ का है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों में ही लदांग कहलाती है। रे करके वियतनाम में होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। काइंगन जो होता है वो आपका फिलीपींस में, और तोंगे आपका म्यांमार में। इंपॉर्टेंट है ये। फिफ्थ देखेंगे, इन फसलों को उगाने के लिए आवश्यक वर्षा के आधार पे आपको रेनफॉल कितना चाहिए उस हिसाब से आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। पर्ल मिलेट, बाजरा, गेहूं और जौ, ठीक है। आप ये लगा लीजिए, बाजरा को 75 सेंटीमीटर के करीब चाहिए, गेहूं को 50 से 75 चाहिए, और बारले को 70 से 90 चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें मक्का और धान आ जाए तो मक्का को इनसे ज्यादा चाहिए, ध्यान रखिएगा, 60 से 120 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा किसको चाहिए? पैडी को। राइस को कितनी चाहिए? लगभग 150 सेंटीमीटर। 6 देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। फिर से स्थानांतरित कृषि और कहां पे हैं वो, अभी ऊपर देश दिए हुए थे, ये जगह दी हुई है, एरिया दिया हुआ है। पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो साथ में सॉल्व करेंगे। खिल आपका हिमालयन बेल्ट में कहलाता है, पोडू कहलाता है आपका, पोडू या पेंडा आए तो आंध्र प्रदेश में, और कुरुवा करके आए तो आपका झारखंड है, और धैया, धैया है आपका एमपी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा आंसर, सारे ठीक दिए हुए। 7 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है आपको। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात हो रही है। इसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 75 से 150। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण, जो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वो किसका है? CO2 का। उत्तर अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे स्वेज जल संधि, इस्थुमिस ऑफ स्वेज कहते हैं जिसको। बताइए करेक्ट कौन सा है? पहला और दूसरा सही है, इसको इस्थुमिस ऑफ पनामा कहते हैं। तो स्वेज क्या है? स्वेज तो कनाल है। इजराइल निम्नलिखित में से किस देश से घिरा हुआ है? ये आपका वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। कौन सी इज घिरा हुआ नहीं है, नॉट सराउंडेड पूछ रहा है, ये इज होगा। बताइए। तो डी से नहीं घिरा हुआ है, ठीक है। बाकी आप याद रखिएगा, इजराइल लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है इसके आसपास, और बाकी की पैलेस्टीनियन कंट्रीज हैं, वेस्ट बैंक सुना होगा, गाजा पट्टी यहीं पे है। तो आप इजराइल का हालांकि मैप थोड़ा याद कर लीजिएगा।
9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर्स करके जो नदी है उसका भाग नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नहीं है, तो है कौन कौन सी? सुबर्णरेखा है, आपकी बुधबलंगा है, बैतराणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है और ऋषिकुल्या है। पोलर वुल्फ कॉलोनी कहां पे है? तो इनमें से कहीं नहीं है, ये आपकी रशिया में पड़ती है। ठीक है, अभी जो एलेक्सी नवलिनी रूस के विपक्षी नेता हैं, उनको मॉस्को से लगभग 150 मील पूर्व में एक दंडात्मक कॉलोनी में कैद कर दिया था, इसलिए ये न्यूज में है। इसी को कहते हैं पोलर वुल्फ, जो कि एक गांव टाइप है, वहां पे पुरुषों के लिए एक उच्च सुरक्षा सुधारात्मक श्रमिक कॉलोनी है। ठीक है, तो ये आपका रशिया में है, ऐसे न्यूज भी आ सकती है। 11th, एशिया और यूरोप के बीच स्थित विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय, वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, क्या है? तो कैस्पियन सागर है। क्वेश्चन आते हैं ना कैस्पियन सागर से घिरे हुए, उन सबके ट्रिक्स भी आपको कराए गए हैं यूट्यूब पे सर ने, तो आप ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपना। ठीक है, यदि किन्हीं दो स्थानों के देशांतर का अंतर 120 डिग्री हो तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा? तो ये आपका 8 घंटे हो जाएगा। 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट बताना है आपको कौन सा है। इजराइल पूर्वी एशिया का एक भूमध्य सागरीय तटीय देश है, मतलब मेडिटेरेनियन सी को जो टच करता है वो कंट्री है। इजराइल अपनी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर के साथ, उत्तरी लेबनान के साथ, उत्तर पूर्वी सीरिया के साथ, पूर्वी सीमा जॉर्डन के साथ और दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र के साथ बॉर्डर्स कहां शेयर कर रहा है ये बता रहा है। वेस्टर्न बॉर्डर, इसका नदर्न बॉर्डर, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर और साउथ वेस्टर्न बॉर्डर। तो इजराइल पे क्वेश्चन आपके बिल्कुल आ सकते हैं, तो सिर्फ फर्स्ट ठीक है। मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था, इजराइल मेडिटेरेनियन कंट्री है, कोस्टल कंट्री वेस्ट एशिया का। वेस्ट बॉर्डर में मेडिटेरेनियन सी है, नॉर्थ में लेबनान है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है, ईस्ट में जॉर्डन है एक्सक्यूज मी, और साउथ वेस्ट में आपका इजिप्ट है। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया, ये ईस्ट एशिया की नहीं है, ये वेस्ट एशिया की कंट्री है। 14th, चीन के मानक मानचित्र के वर्ष 2023 में जारी संस्करण में किस भारतीय राज्य को अपने क्षेत्र के भाग के रूप में दर्शाया गया? मतलब उन्होंने अपना एक मैप पब्लिश करा, तो कहां का इंडिया का ऐसा पार्ट था जो उन्होंने अपने में बता दिया है कि तो हमारा है भाई? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। 15, निम्नलिखित कथनों के अनुसार नदी को पहचाने, आपको आइडेंटिफाई करना है इस रिवर को। हिंदू धर्म में इस नदी को पवित्र मानते हैं, सेक्रेड, तथा रामायण जहां इसे पंपा कहा गया है में भी इस नदी का उल्लेख है। ऐतिहासिक काल में इस नदी को वरदा नदी कहा गया है। यह नदी विजयनगर साम्राज्य के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करती थी। हम्पी शहर जो विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल होता था, राजधानी होता था, वो इसी नदी के तट पे स्थित है। अब इससे तो आपको बिल्कुल पहचान में आ गई होगी। तो ये बिल्कुल कोई नहीं है इसमें से, यह है तुंगभद्रा नदी। आपको कुछ भी नहीं पता था, अगर हम्पी वाला भी पता था तो तुंगभद्रा आपने गैस कर लिया होगा। 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सोमाली प्रायद्वीप में सम्मिलित नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन सोमाली पेनिनसुला? क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका मिस्र नहीं, इजिप्ट नहीं है। 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई सबसे कम है, स्मॉलेस्ट लेंथ कौन सी है, किस रिवर की है? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका हो जाएगा डी, महानदी इनमें सबसे छोटी है। देखिए गंगा, अब थोड़ा सा इनकी आप लंबाई अगर याद कर सकें तो गंगा की 2525 है, ये किलोमीटर में मैं आपको बता रही हूँ। गोदावरी आपकी 1465 है, नर्मदा आपकी 1312 है और महानदी आपकी 851 है। गोविंद क्या है इनमें से, गोविंद किसकी वैरायटी है? तो गोविंद चावल है। 19 देखेंगे, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में स्थित सेवाग्राम करके आश्रम है, वो 1936 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अंतिम महत्वपूर्ण आश्रम था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 में। महात्मा गांधी ने 1892 में दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस स्थापित की थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया था और ये इंडिया का फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह भी था। गलत बताना है आपको। देखिए सी गलत हो गया, महात्मा गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस स्थापित की थी 1894 में। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। देखिए फिर से आ गया ना, आपको वाइसरॉयज दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप देख सकते हैं लॉर्ड विलिंगटन
तो इसमें से करेक्ट पूछा है तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड पहले आपको पता होना चाहिए, 1931 से 1936, तो ये क्या सही है? नहीं। लॉर्ड इरविन का 1929 से 1930, और इसी वक्त शारदा एक्ट आया था, तो हमारा बी तो आंसर हो गया। फिर आपका सर जॉन शोरे थे आपके 1793 से 98, तो खुद ही आपका ऑब्वियस है कि ये नहीं होगा। वॉरेन हेस्टिंग्स थे आपके 1773 से 85 तक। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का और 84 का इनके टाइम पे आया था। 21 महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858, आपको बताना है कौन सा सही है। भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कंपनी टू क्राउन हो गया था। गवर्नर जनरल वाइसरॉय कहे जाने लगे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर हर मामले के लिए जिम्मेदार थी। भारत में भारत के राज्य सचिव का प्रावधान किया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए थे। डलहौजी की व्यापक नीति के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया था। बताइए कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। फर्स्ट सही, सेकंड सही, फोर्थ सही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई थी। आप ही बताइए, अभी तो आप पढ़ रहे हैं कि कंपनी से क्राउन को चला गया था सब कुछ अधिकार, तो कंपनी कैसे बन जाएगी रिस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट, क्राउन बन गया था डायरेक्टली। ठीक है, और डलहौजी का प्रिंसिपल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी को हटाया गया था। ठीक है, तो फिफ्थ तो ठीक है ही, फर्स्ट सेकंड। हाँ, थर्ड हमारा किस लिए गलत हुआ? इसलिए, हाँ। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए नहीं बनाया गया था, इंग्लैंड के लिए बनाया गया था। तो हमारे ये और ये गलत है। 22 सही विकल्प का आपको चयन करना है। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। आंध्र प्रांतीय किसान सभा, प्रोविंशियल किसान सभा की बात हो रही है। इसकी स्थापना एनजी रंगा और एमबी नायडू ने 1928 में गुंटूर में आंध्र प्रांतीय रैयत एसोसिएशन के नाम से की थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन 1918 में कहां हुआ? लखनऊ में। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट। हाइपो जादनोंग महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी थे। ही वॉज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा आंसर। सही है सारे। 23 देखेंगे अब। क्रांतिकारियों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1893 को महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यूसी रैंड तथा उनके सैन्य निरीक्षण लेफ्टिनेंट आयरिस्ट की हत्या कर दी गई थी। 1882 में वाइसरॉय लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ था। 1843 में लॉर्ड एलिनब्रो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंप्लीटली एनेक्स कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। करेक्ट बताइए। आंसर इज सेकंड। सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट क्यों गलत हुआ? ईयर गलत दिया हुआ है, 1897 होगा। ठीक है। 24 निम्नलिखित में से किसने भारतीय मिलों में निर्मित कपड़े पर 5% उत्पाद शुल्क लगाया था? 5% एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। कौन सा वाइसरॉय था? तो ये लॉर्ड एल्गिन था, याद रखिएगा। मध्यकाल में गुजरात और राजस्थान में वापी मूलतः क्या था? व्हाट वाज वापी? ये सीढ़ीदार कुआं था, एक स्टेप वेल होता था। ठीक है, जब 1896-900 की बात है, बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ ने एक सिंचाई आयोग गठित किया था। इसमें जो है ये सारी चीजें, हाँ वापी की बात हो रही है ना, एक मिनट, तो हाँ ये ठीक है, स्टेप वेल है ये। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय सैन्य अधिकारियों के पूर्ण भारतीयकरण से संबंधित थी? कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स इन इंडिया। तो वो थी आपकी शिया कमेटी, ध्यान रखिएगा। आपकी स्कॉट मॉनक्रिफ कमेटी किससे रिलेटेड थी? बताइए। ये थी फेमाइन कमीशन से रिलेटेड, अकाल से रिलेटेड। ठीक है, और आपकी थॉमस रॉबर्टसन कमेटी करके एक आई थी, वो रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए आई थी। एंड्रयू फ्रेजर आपकी पुलिस से संबंधित थी, और शिया कमेटी तो दिया हुआ है। 1929 में आर्य समाज द्वारा मिलाप नाम का एक दैनिक अखबार, डेली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया। कौन सी भाषा का था ये अखबार? ये उर्दू भाषा का अखबार था।
आपको पहचानना है कि ये प्रश्न किस काल से संबंधित है, कौन सा पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। इस काल के मानव शिकार के लिए सूक्ष्म पाषाण का उपयोग करते थे, माइक्रोलिप्स यूज होते थे। इस काल के दौरान मानव के पशुओं को पालतू बनाना तथा आदिम कृषि का आरंभ हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। इस काल के दौरान गंगा के मैदानी क्षेत्रों का प्रथम मानव उपनिवेशीकरण हुआ था। फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ गंगा इसी टाइम पीरियड की हुआ था। ये हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? यह मध्य पाषाण, मीसोलिथिक टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पे चुनना है। पुलकेशन वन ने वातापी में राजधानी के साथ राज्य की स्थापना की थी, कैपिटल एट वातापी। ईशान वर्मन के सिक्के और मोहरों से पता चलता है कि वो एक विद्वान व्यक्ति, न्यायप्रिय शासक और एक बहादुर योद्धा और शिक्षा का भी संरक्षक था। विक्रमादित्य वन ने राजमल्ल की उपाधि धारण की थी। विजयादित्य को व्यापक रूप से अपनी उत्कृष्ट मंदिर निर्माण गतिविधि के लिए जाना जाता है। ही built a lot number of temples and he is widely known for his prolific temple building activity। आंसर बताना है आपको। सभी सही हैं। 30th देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चीनी तीर्थयात्री हुइनसांग सी यू की के लेखक 1629 से 1644 भारत आए थे। सी यू की। पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को सकलौतारा पथनाथ की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ है संपूर्ण उत्तर के भगवान, मतलब लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ। हर्षवर्धन ने 3 नाटक ड्रामास लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। बताइए कौन सा सही है? डी, तीनों सही हैं। 31 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। 10-10 में अरुमोलिवर्मन ने तंजावर में शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर, नाम सुना है आपने, इसका निर्माण करवाया था। टक्कोलम का युद्ध, बैटल ऑफ टक्कोलम, ये किस किस के बीच में हुआ था? कृष्ण तृतीय और चोल राजा परांतक प्रथम के बीच में। त्रिलोचन पालने से संबंधित 978 शक के 2 ताम्रपत्र शिलालेख खोजे गए हैं। बात हो रही है 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस की। बताइए। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गरुड़ या गोल्डन ईगल पल्लव शासकों का शाही प्रतीक था, रॉयल एम्बलम होता था पल्लव रूलर्स का। मुगल काल में अमला एक सशस्त्र सैनिक हुआ करता था। अमला, आंवला, खाने वाला आंवला है। बताइए कौन सा सही है? याद कर सकते हैं आप ऐसे। तो ये हो गया आपका नाइदर 1 नाइदर 2। देखिए, स्टेट एम्बलम गुप्ता और राष्ट्रकूटों का गरुड़ हुआ करता था, पल्लव्स का शेर हुआ करता था और बुल, ठीक है। और आमला या फिर ये बात हो रही है आमिल की। आमिल सुना है आपने? आमिल होता तो आप शायद पहचान लेते। ये रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, राजस्व संग्रह करता थे मुगलों के, ठीक है, आर्म्ड सोल्जर नहीं था। 33 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शेरशाह ने सख्ती के साथ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया था, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर के। शेरशाह ने रजत, चांदी के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। शेरशाह ने प्रशासन में शुद्ध उर्दू, प्योर उर्दू लैंग्वेज यूज होगी, ऐसा किया था। शेरशाह ने अपने शासन के दौरान अधिकतर भाग पर भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली को लागू किया था। सही बताना है आपको। 1, 2 एंड 4। थर्ड गलत हो गया। ये हिंदवी यूज करते थे, उस टाइम पे एक डायलेक्ट होता था हिंदवी, ठीक है, मतलब हिंदवी जबान कह सकते हैं आप इसको। 34 सही कथन का चयन करना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट का। शासकों के नाम तथा चित्र अंकित करने वाले पहले सिक्के इंडो यूनानियों ने जारी किए थे। इंडो ग्रीक्स ने सबसे पहले ऐसे सिक्के स्टार्ट किए थे। कुषाण तथा गुप्त दोनों ने सोने के सिक्के जारी किए हैं, गोल्ड कॉइन्स। बुद्ध इतिहास के संदर्भ में महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी, मतलब फर्स्ट वुमेन जिनको भिक्खुनी के रूप में अपनाया गया था। 34 का सारे सही हैं। वेल्बी आयोग, वेल्बी कमीशन की बात हो रही है, किसने अपॉइंट किया? इनमें से किसी ने नहीं किया। ये जो कमीशन था, देखिए, दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी, आप जानते होंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बैठाया था, वेल्बी कमीशन। दादा भाई नौरोजी उसमें पहले भारतीय मेंबर थे इंक्वायर करने के लिए इस मैटर में, ठीक है। जो ड्रेन थ्योरी की बात की थी ना, धन निष्कासन सिद्धांत की बात की थी, तो ब्रिटिश सरकार को मामले की जांच के लिए वेल्बी आयोग नियुक्त करने के लिए विवश होना पड़ा था, याद रखिएगा। तो ये उससे संबंधित है। 36 गलत चुनना है आपको। रेडॉन एक रेडियोधर्मी तत्व, अक्रिय गैस, हवा में नहीं
पाई जाती है। रेडॉन क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनर्ट गैस है, इट इज नॉट फाउंड इन एयर। प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है और उसकी जगह ऑक्सीजन ले आता है। बात फोटोसिंथेसिस की हो रही है। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में आर्द्रता पर निर्भर नहीं करती है। अमाउंट ऑफ रेन डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सोलर रेडिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वाटर साइकिल में। गलत चुनिए। देख के पता चल रहा होगा आपको। भाई रेन तो डिपेंड ही करता है कितनी ह्यूमिडिटी होगी, तो डज नॉट कैसे होगा? इट वेरी मच डिपेंड्स ऑन इट। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक चिह्नित हाथी गलियारे हैं? एलिफेंट कॉरिडोर्स सबसे ज्यादा कहां पे हैं? तो यहां पे किसी में से नहीं है। 26 मिलेंगे आपको वेस्ट बंगाल में। 38 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, नेशनल चंबल सेंचुरी की बात हो रही है, कहां पे है? यूपी, एमपी और राजस्थान में। मिल्टन रेडमैन ने पर्यावरण अखंडता और सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल, किसकी बात हो रही है? एनवायरमेंट इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल डेवलप किया। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहां पे है? वाराणसी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। यूकेलिप्टस के पौधे को पर्यावरण के लिए खतरा मानते हैं, थ्रेट मानते हैं। करेक्ट बताना है। 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। थर्ड कैसे गलत हुआ? लखनऊ में है क्योंकि। 39 यूनेस्को द्वारा किस परियोजना का चयन मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में किया गया था? मॉडल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। कौन सी है वो परियोजना? देखिए इसमें से कोई नहीं है। ये अभी क्या है, हाल ही में आयरगन सरेंडर अभियान है एक, उसको मॉडल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम चुना गया है यूनेस्को में। ये 2021 में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया था। मतलब यहाँ पे क्या है बेसिकली कि लोकल लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे और उसका उद्देश्य होगा कि शिकार को हतोत्साहित करना और वन्य जीवों की हत्या के हानिकारक प्रभावों के विषय में जागरूकता लाना। ठीक है। लुमडुंग करके है जिसको पहला एयरगन फ्री विलेज डिक्लेयर किया गया है। याद रखिएगा, एयरगन सरेंडर अभियान। 40 सही विकल्प चुने। अब देखिए यहाँ पे कुछ डेज दिए हुए हैं आपको, पॉज कीजिए, इनको पढ़िए और सॉल्व कीजिए। तो ये पहला सही हो गया हमारा। ठीक है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? वर्ल्ड वाटर डे। 2 फरवरी को इनकी थीम्स भी आप लेटेस्ट पढ़ के जा सकते हैं करंट अफेयर्स से। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 22 मई को मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। इंटरचेंज कर लो या यहाँ मार्क कर लो। और 4 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु दिवस। ये गलती है इसमें। 41 देखेंगे, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1976 में, बात हो रही है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014-15 शुरू किया गया था। नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। रुद्रेश्वर मंदिर को 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 39th ऐड किया गया है। ठीक है। धोलावीरा को 40th ऐड किया गया है। 40th ऐसी साइट है जो ऐड हुई है और वो 39th है। गलत पूछ रहा है आपसे। पहला गलत हो गया। आप ये कैसे गलत कर सकते हैं? ये अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं इसको, 1986 का है ये। 42 होलोंगेम्पार गिबन अभयारण्य, होलोंगेम्पार गिबन सेंचुरी कहां पे है? थोड़ा अलग है, नहीं सुना होगा शायद आपने। असम में है, ध्यान रखिएगा। गिबन होता है ना, ये इंडिया का अकेला गिबन है जो इस सेंचुरी में मिलता है, मतलब बंदर जैसा होता है बेसिकली। मंदागड्डे नेचुरल बर्ड सेंचुरी, प्राकृतिक पक्षी अभयारण्य में क्या सम्मिलित है? तो ये आपका हो जाएगा शेट्टिहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें सम्मिलित है। ठीक है। ये कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। 44 देखेंगे, गलत कथन का चयन कीजिए, इनकरेक्ट आपको चुनना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। श्री श्री रविशंकर जी का है ये आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? बैंगलोर में। और कहां कब हुआ? 14 फरवरी को। तो सभी सही हैं। 45 गलत कथन का चयन कीजिए, इनकरेक्ट आपको चुनना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बात हो रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। इसके अस्थायी सदस्य के रूप में हाल ही में पाकिस्तान के साथ अन्य देशों का अस्थायी सदस्य रूप से चुनाव किया गया है। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड।
इनका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ है। सही है दोनों, तो गलत कोई नहीं है इनमें से। 46 कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बियॉन्ड द बैच करके एक पॉडकास्ट तो आप समझते हैं, वो शुरू हुआ है। इस पॉडकास्ट श्रृंखला में पहला साक्षात्कार रिटायर्ड डीजी एसएन साबत का किया गया। ये पहल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में की जा रही है। आंसर पहला दूसरा ठीक है। ये जो अभी फिलहाल है ये पॉडकास्ट है, ये कौन लीड कर रहे हैं, ये करंट डीजी प्रशांत कुमार लीड कर रहे हैं, ठीक है, नॉट योगी जी। 47 कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ था। लगातार तीसरी बार सेल को ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन दिया गया है, मतलब अच्छी जगह है काम करने के लिए। सेल को पहला प्रमाणन दिसंबर में मिला था 2023 में 2024 तक के लिए। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश हैं, नाम देखिए कितना बढ़िया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा इसका आंसर। बी क्यों हो जाएगा इसका आंसर, ये जो इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है ये इनका सेकंड कंसेक्यूटिव सर्टिफिकेशन है, थर्ड टाइम नहीं, इनको सेकंड टाइम मिल रहा है ये। 48 कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा है। रक्षा मंत्रालय ने 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मतलब 3 स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्ट फैसिलिटीज जो हैं वो बनेंगी अंडर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस समझौते के तहत लखनऊ में यांत्रिक एवं सामग्री क्षेत्र के एक केंद्र तथा कानपुर में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मैकेनिकल और मटेरियल सेक्टर के लिए सेटअप किए जा रहे हैं। लखनऊ में सेंटर एक तो और 2 सेटअप होंगे कानपुर में। ये आपका कोई गलत है नहीं, इसमें से दोनों ठीक है। 49 पूछ रहा है कौन सा सही है। आईआईटी कानपुर ने देश का पहला हेड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया है। कैंसर के उपचार से संबंधित ये हेड्रोन थेरेपी केंद्र इंडिया का पहला है और वर्ल्ड का 7th है। आंसर ये भी दोनों ठीक हैं, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है आपने ना सुना हो पहले कभी क्या होती है थेरेपी, तो ये बता दिया गया है। विधि एवं न्यायिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को कहां पे आयोजित किया गया, प्रयागराज में। 51 डीडी किसान के 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर, 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स डीडी किसान के, उनके बारे में बात हो रही है, आपको बताना है कौन सा सही है। भारत सरकार के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर कृष और भूमि नाम है इनका दोनों का, ये लॉन्च किए। ये एआई एंकर्स कृषि मंडियों की नवीनतम कीमतें, मौसम अपडेट, भारत और विदेशों में कृषि में किए गए नवीनतम शोध से संबंधित जानकारी, मतलब पूरा आपको वेदर अपडेट्स देंगे, रिसर्च कोई हो रही है तो उसके बारे में बताएंगे। ये जो एआई एंकर्स हैं 100 भाषाओं में बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इन 100 लैंग्वेजेस, और दिन के 24 घंटे 365 दिन बिना रुके बिना थके ये जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसी पढ़ाई चाहिए तब जाके मुझे लगता है एग्जाम्स क्लियर होते हैं आजकल। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो अब आप कहेंगे नहीं ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। अब देखिए ये आपके 50 लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं और 24 घंटे 365 दिन पढ़ सकते हैं। ये डीडी किसान 26 मई 2015 को लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। 52 कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। भारत के उच्चतम न्यायालय में लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण विनियम 2013 के खंड 4 क्लॉज 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में सभी सक्षम प्रावधानों के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय लैंगिक संवेदीकरण एवं आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। जो पावर्स मिली हुई हैं सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सेक्सुअल हरासमेंट एंड विमेन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल रेगुलेशंस 2013 सुप्रीम कोर्ट ने सारे इनेबलिंग प्रोविजंस के बिहाफ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है सुप्रीम कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। क्लियर। सेकंड कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान बेसिक और लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन
के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है, मतलब कि कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया है इसको WHO ने। बताइए आंसर क्या पूछ रहा था, इनकरेक्ट। तो इन दोनों में से कोई गलत नहीं है। 53 देखेंगे, R21 मैट्रिक्स M मलेरिया की वैक्सीन है। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कई बार, मैट्रिक्स M किससे संबंधित है, M स्टैंड्स फॉर मलेरिया। कह रहा है कौन सा, गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने 13 मई 2024 को R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप मध्य अफ्रीका गणराज्य में भेजी थी। जो फर्स्ट कंसाइनमेंट है वो कहाँ गया, आपका अफ्रीकन कंट्रीज को गया। वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नोवावैक्स के मैट्रिक्स M एडजुवेंट के सहयोग से डेवलप किया गया है। मध्य अफ्रीका गणराज्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से आवंटित कुल 1,63,800 खुराकों में से केवल 43,200 खुराकें पहली खेप में भेजी गई हैं। मतलब टोटल इतनी स्पेसिफिकली अलॉट की गई हैं, भेजी इतनी गई हैं पहले बैच में। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कोई गलत नहीं है। 54 पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, किसकी बात हो रही है, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट की, कौन सा करेक्ट है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा ब्लू ओराइजन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इतिहास रचा है। फर्स्ट इंडियन सिविलियन स्पेस टूरिस्ट हैं और सेकंड इंडियन है जो कि स्पेस जा रहे हैं। 19 मई 2024 को गए अंतरिक्ष पर्यटन मिशन में भारतीय मूल के गोपी थोटाकुरा चालक दल के 6 सदस्यों में से एक थे। अंतरिक्ष यात्री दल में मेजन एंचल सिल्वन चेरोन, केनेथ एल हेस कैरोल स्कॉलर और एड ड्वाइट पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री 90 साल के हैं, ये भी शामिल हुए हैं। बताइए, पहला और दूसरा दोनों ठीक है। 55 गलत आपको बताना है कौन सा है, गलत काफी पूछ रहा है इस टेस्ट में। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाले अशोक लीलैंड कंपनी द्वारा कंपनी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ईवी बैटरी प्लांट लॉन्च कर रहा है, इंडिया फर्स्ट ईवी बैटरी प्लांट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव, एक पहल स्टार्ट की है कि स्टूडेंट्स कंप्लेन कर सकते हैं यूपी 112 पे अगर ज्यादा नॉइज उनके आसपास है और बोर्ड एग्जाम में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, कोई गलत नहीं है। 56 मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना सीएम ग्रिड्स जो है आपका, चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इनकी ना फुल फॉर्म प्लीज देख लिया करो, खासकर इंग्लिश में कई बार पूछ लेता है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत शहर सड़क ग्रीन रोड यूपी के किस जिले में है? तो ये आपकी हमारे मेरठ में है ये, ठीक है। 57 भारत की कितनी जनजातियों को अधिवासी अधिकार प्राप्त है, मतलब हैबिटेट राइट्स उनको मिले हुए हैं? तो ये 3 को मिले हुए हैं, मतलब 75 पीवीटीजी हैं, सुनिए आपने, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं, विशेष रूप से प्रवण जनजातीय समूह, इनमें से 3 को हैबिटेट राइट्स मिले हुए हैं। भरिया करके एक ग्रुप है एमपी का, फिर कमर ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, और एक अब बाइगा है छत्तीसगढ़ की। इन 3 को है, नाम भी ध्यान रख सकते हैं आप। 58 सही कथन का चयन कीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है। जिन भारतीय शहरों को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में साहित्य के शहर तथा संगीत के शहर के रूप में जोड़ा गया है वो हैं कोझिकोडे और ग्वालियर, सिटी ऑफ लिटरेचर एंड सिटी ऑफ म्यूजिक। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सहकारी हस्तक्षेप का हवाला देते हुए जिस टीम की सदस्यता निलंबित की है, सस्पेंड कर दिया है, वो है श्रीलंका। पॉलिश कंपनी के डिक्टाडोर द्वारा अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पहले एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम मीका है, मीका सिंह, याद कर सकते हैं आप ऐसे। करेक्ट बताइए, सभी सही हैं। 59 संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या है, मतलब पब्लिक हेल्थ जो टारगेट ईयर है ऑफ एंडिंग एड्स एज पब्लिक हेल्थ, वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट सेट किया है, दैट इज 2030, याद रखिएगा। सही विकल्प चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। सममूल्य वह दर है, पार वैल्यू, जिस पर कोई भी कंपनी अपने शेयर को जारी करती है, इशू करती है अपने शेयर्स को, पार वैल्यू। कृषि आयकर, स्टैंप ड्यूटी, भूमि कर, मनोरंजन कर, आबकारी कर तथा मूल्य वर्धित कर राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत हैं। एग्रीकल्चर इनकम हो गई आपकी, स्टैंप ड्यूटी, लैंड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सब सोर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के। उत्पादन के 5 कारक, 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, श्रम, शक्ति, भूमि, पूंजी, संगठन और उपकरण। क्या क्या? प्रोडक्शन क्या है? लेबर, पावर, लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट। बेसिक इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ?
4 होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर पावर एक है, ये लैंड, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेबर पावर। 61 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का और बाजरा जैसी फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन और कुल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया है। वर्ष 1960 में आय वितरण के आकलन के उद्देश्य से महालनोबिस समिति को स्थापित किया गया था। 2009 में मानव विकास प्रतिवेदन में गरीबी मापन की एक बहुआयामी अवधारणा, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रकाशित की जा रही। मतलब 2009 से ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये पब्लिश हो रहा है। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? 2010 से हो रहा है ये पब्लिश, हर साल आप पढ़ के भी जाते हैं इसको। 62 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नई अम्ब्रेला योजना पीएम आशा, ये इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और उनके साल दिए हुए हैं जो स्टार्ट किए गए थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952, पहला 5 ईयर प्लान चल रहा था। कह रहा है कौन सा गलत है? बी गलत हो गया, सेकंड गलत है। पीएम आशा फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, याद रखना सितंबर 2018 की है। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हम अडॉप्ट कर रखा है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी गणना 3 विधियों से, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास 1866-67 में किया गया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट बताना है आपको, पहला और दूसरा सही है। सबसे पहला अटेम्प्ट किया दादा भाई नौरोजी ने था 1867-68 में। ठीक है, उस टाइम पे एस्टिमेट किया था कि पर कैपिटा इनकम 20 थी उस टाइम पे, सोचिए। 64 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इंग्लिश में भी यही है, आपको इसमें बताना है गठन कब हुआ? 24 सितंबर 2001। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एक थी एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, इन दोनों को मिला के ये बनाई गई थी। इसका गठन 9वीं पंचवर्षीय यानी 9th 5 ईयर प्लान के टाइम पे किया गया था। बताइए कौन सा सही है? ठीक है सारे, ठीक है। 65 अगस्त 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए यूपी के 7 शहरों के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस प्रोग्राम शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। कौन सा शहर इसमें से शामिल नहीं है? गोरखपुर नहीं है। तो ये कहां कहां है आप याद रख सकते हैं। एक तो आपका है बिजनौर, बिजनौर है, एक बुलंदशहर है, एक आपका कुशीनगर है, एक पीलीभीत है, सुल्तानपुर है, कानपुर देहात है और ललितपुर है। 66 विदेश व्यापार नीति 2023, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का क्या एम है कि 2030 तक भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट कितना कर दिया जाएगा? एम क्या है? $2 ट्रिलियन। प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको पूछ सकता है। 67 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर का टारगेट लगाया है पहुंचने का। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं देना है, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो सब सही है। 68 21 से 29 जुलाई 2024 तक ईरान के इस्फहान में आयोजित 54th अंतरराष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड जो चल रहा है, तो यूपी के एक प्लेयर ने पदक जीता है, सिल्वर। कौन है वो प्लेयर? तो वो है वेद लाहौटी। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, वो है भव्य तिवारी, सॉरी, भव्य तिवारी है, करेक्शन। 69 प्रमुख ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है www.soek.in। इसकी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? स्टेट की बात कर रहा है ये, तो ये यूपी है, बहुत खुशी की बात है। 70 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, आयोजित चल रहा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में प्रोग्राम चल रहा है। 71
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करेगी। अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भूस्खलन से प्रभावित रुद्रप्रयाग जिले में राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए उत्तराखंड सरकार को 10 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है। कौन सा है इनकरेक्ट, गलत कौन सा है? बी गलत हो गया आपका, बी। क्यों? ये 10 करोड़ की डील जो है ये दी जा रही है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, केरला में आया था, वायनाड में, ठीक है, वहां पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, ना कि उत्तराखंड। 72 केंद्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्राइवेट एफएम रेडियो चरण 3 नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 32 शहर या कस्बों में कुल कितने प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन शुरुआत हो रही है? हाउ मेनी प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशंस हैव बीन अप्रूव्ड? अब यूपी की न्यूज है तो आपको थोड़ा याद रखनी है, 100 ऐसे हैं जहां पे ये स्टार्ट हो रहा है। 73 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट चुनना है। उत्तर प्रदेश महिलाओं द्वारा स्टार्टअप शुरू करने में भारत में प्रथम स्थान पर है, यूपी का रैंक फर्स्ट है, मतलब जो स्टार्टअप्स लेडीज शुरू कर रही हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित मीडिया समूह में मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ, उसमें योगी आदित्यनाथ ने भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब जीता। बताइए, पहला ठीक है, ओ पहला गलत है, मतलब उत्तर प्रदेश का रैंक सेकंड है। अब हर जगह नहीं आप फर्स्ट लगा सकते, ठीक है, बैंगलोर है अभी फर्स्ट पे। 74 कौन सा सही है बोल रहा है, करेक्ट। 23 जुलाई 2024 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के पहले जहाज त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज गाइडेड ग्लाइड बम गौरव का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ये गौरव, अगर ये अलग से लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? सही है दोनों। 75 विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से आयोजित पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 अगस्त 2024 तक कहां किया है? फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट, नई दिल्ली में। 76 निम्नलिखित में से कौन पेरिस क्लब का सदस्य नहीं है? पेरिस क्लब का मेंबर कौन नहीं है? तो इंडिया नहीं है पेरिस क्लब का मेंबर, याद रखना, ठीक है। श्रीलंका ने एक अग्रीमेंट किया था, अग्रीमेंट इन प्रिंसिपल, इंडिया और पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स के साथ, इसमें जापान को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है, लेकिन मेंबर नहीं है इसका। भारत एक तथर्थ भागीदार के रूप में कार्य करता है, इट इज नॉट द मेंबर। 77 G20 के सदस्य कौन है इसमें से? देखा, अब ये पुराना है लेकिन फिर भी न्यूज में आ सकता है। भारत, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, सभी हैं G20 के सदस्य, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स G20 के अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स है, आपका EU है और AU है। अग्नि क्या है? अग्नि इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो इसमें से किसी से संबंधित नहीं है। क्या है अग्नि? ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसने लॉन्च किया है एक आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ठीक है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि, ये इससे संबंधित है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। भारत के किस शहर की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है? बताइए आप। मुंबई की हैं ये। 17 घंटे 25 मिनट में इन्होंने तैर दिया है। वो पॉज कीजिए और पढ़िए मैचिंग। मिट्टी के बर्तनों के नाम और कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो आंसर उसका बी हो जाएगा। आपकी कारीगरी पॉटरी तमिलनाडु की है, कागजी आपकी अलवर की है, खुर्जा तो आप जानते हैं कहां की है, ब्लू पॉटरी कहां की है? जयपुर, राजस्थान। 81 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका जदूर डांस है, जदूर नृत्य कौन करता है? कौन सी जनजाति करती है? भूमिया। झूमर एक पारंपरिक लोकगीत है असम राज्य का, वहां की चाय जनजातियों के बीच ये बहुत प्रसिद्ध है झूमर। घुरमा करके है एक डांस नृत्य, घोड़ा और जो सवा जनजातियां हैं वो करती हैं, ठीक है, घुरमा। ये इंटरचेंज है थर्ड और फोर्थ, घुरमा। कर्मा और कोल नृत्य गौंड तथा कोल जनजातियां करती हैं। नवरानी करके एक डांस है, ये बक्सा जनजाति करती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है ये।
फिफ्थ क्यों गलत हुआ आपका? नवरानी करती है आपकी, बुक्सा नहीं करती, गोंड जनजाति करती है। 82 धनगर अधिकतर भारत के किस राज्य में रहते हैं? धनगर्स, धनगर कम्युनिटी है जो एसटी डिमांड कर रही है बहुत टाइम से, उनकी डिमांड ही डिसमिस की जा रही है, महाराष्ट्र के हैं ये। 83 वर्ष 2025 में महाकुंभ मेला किस शहर में आयोजित होने जा रहा है? ये जानते हैं आप? तो ये प्रयागराज, ठीक है, बिल्कुल जानते ही होंगे, आप में से तो बहुत गए भी होंगे। चलिए कमेंट करके बताइए कौन कौन कुंभ नहा के आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार, खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्ष आर्द्रता 14% होनी चाहिए। जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड हैं, मतलब जब आप फूड ग्रेन स्टोर कर रहे हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 14% होनी चाहिए। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला ये ऊर्जा फसलें मतलब एनर्जी क्रॉप्स के अंडर आती हैं। आंसर ये आपसे कह रहा है कौन सा करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड आपका क्यों गलत हुआ? देखिए, टी, कॉफी, रबर, शुगरकेन, बनाना ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। हमने शायद ये एक टेस्ट में क्वेश्चन पहले करा भी था, ठीक है ना, ये रोपण फसलें हैं। और हम बात करें एनर्जी क्रॉप की तो ये आपकी होती है शुगरकेन, पटेटो, मेज, टेपियोका, जट्रोफा, ये सब सुना होगा आपने, ये आती है एनर्जी क्रॉप्स के अंतर्गत। 85 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार कृषि वस्तु के रूप में सर्वाधिक आयात वनस्पति तेल का होता है। लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट किसका होता है? वेजिटेबल ऑयल का। इसका शेयर पूछ रहा है कितना है, तो ये है भारत के कुल कृषि आयात का 60% से ज्यादा। देखिए कितना सारा है। प्रेस मड एक अपशिष्ट उत्पाद है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका? चीनी उद्योग का, शुगर इंडस्ट्री का। 87 ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं, ये हम फटाफट देख लेंगे। यदि किसी वर्ष के 26 अप्रैल को शुक्रवार रहा हो तो उस महीने के में कुल कितने शुक्रवार होंगे? ये पूछ रहा आपसे ये, तो ये आपके 4 होंगे। 88 निम्नलिखित खुले हुए पासे में कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगी, मतलब ऑपोजिट टू 2 होगी अगर ओपन डाइस है तो 1 हो जाएगी। अब देखिए कुछ इक्वेशन आपको बतानी है, निश्चित पैटर्न दिए हुए हैं, आपको सूटेबल रिजल्ट बताने हैं अनसॉल्व्ड इक्वेशन के इन चारों ऑप्शंस में से। तो आप इनको जैसे ये दिए हुए हैं ना, तो 1 + 4 करते रहो और 1 × 4 अगला वाला, तो 1 + 4 5 आ जाएगा, तो 54 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 6 + 2 कर दो और फिर 6 × 7 कर दो, तो 842 आ गया। ऐसे होएगा सॉल्व, तो 1249 आ जाएगा आंसर। 90 अब ये कह रहा है इसमें लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर आपको बताना है 90 में, तो ये डी हो जाएगा आपका 14। 91 अब यदि इन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो ये जो संख्या है इसमें कितने अंकों की स्थिति समान होगी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाएं, तो सिंपल है, ये कोई बात ही नहीं है, तो एक की भी नहीं होगी। यदि एस को 19 के रूप में और सी को 25, तो एस का कोड 19, सी का 25, तो सिंगापुर क्या होगा? सिंगापुर 104 हो जाएगा। 93 यदि निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों को डिक्शनरी में आप अरेंज करते हैं तो कौन सा बीच में आएगा? साबरमती, सिंड्रेला, स्टीम, स्टीमर, सॉलिसिटी, तो स्टीम आएगा बीच में। अब ये क्विज कोड में एस्ट्रोनॉमी को ऐसे लिखते हैं, तो साइंटिस्ट को कैसे लिखेंगे? तो देखो एस्ट्रोनॉमी को अगर आप लिखोगे ना नीचे, तो 1 ए 1 पे आता है, एस किस पे आता है? एस 19 पे आता है, टी किस पे आता है? टी आता है 20 पे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 19 की 2 से करो तो 38 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 20 लिखा है तो 20 × 3 60 आ जाएगा, ऐसे करके आप बनाते चले जाओ, तो ये बनेगा आपका। कौन सा ऑपोजिट आएगा? ये वाला हैशटैग, ठीक है, हैशटैग के ऑपोजिट बताना आपको कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा ए। ड्रोव हॉर्सेस ऐसी फ्लाइट किससे रिलेटेड है? मतलब घोड़ों के समूह को ड्रोव कहते हैं और पक्षी को समूह को फ्लाइट कहते हैं, तो बर्ड हो जाएगा आंसर। अब आपको बताना है एक्स क्या है, ये 168 हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा आपका 3 × 4 × 5 करो, क्या आएगा? 60, उसका गुणा करो 2 से, ऐसे ही सबको 2 × 8 × 4 करो, 64 गुणा करो 2 से, ऐसे आ जाएगा 98। गुणा नहीं करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है 2 से, ठीक है, डिवाइड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 98 का क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। 144 = 81, तो 1 + 4 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81,
ऐसे ही 627 क्या हो जाएगा, 6 + 2 + 7 15, स्क्वायर क्या आएगा 225, 99। कौन सा अंक आगे आएगा, 15 2 30 4 ऐसे, ए आएगा 8। देखो 15 30 60 2 4 8, कौन सा अक्षर अन्य तीन से भिन्न है, POLX, बी हो जाएगा, सॉरी बी ओ। कैसे, P होता है 16, O होता है 15, L होता है कितना 12, X होता है 24, तो 15 ऑड है, बाकी इवन है। हस्बैंड को अगर ऐसे लिखते हैं तो फादर को कैसे लिखेंगे, ये ऑपोजिट पेयर है, सिंपली कुछ करना ही नहीं है इसमें, विपरीत लिख दो इनके। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहां पे है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कहां पे मिलता है हमको, तो नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। 103 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। वाइसरॉय लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। सबसे पहले 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात सबसे पहले की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 14 में राज्य लोक सेवा आयोग, पार्ट 14 में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आंसर डी, ठीक है ये सारे। कौन से भारत में योजना से संबद्ध है, मतलब प्लानिंग से कौन कौन एसोसिएटेड है इंडिया में, बताइए इनमें से जो दिए हुए हैं। तो सी हो जाएगा आंसर, फर्स्ट और थर्ड। देखिए एनडीसी है और आपका पार्लियामेंट और नीति आयोग तो करता ही है, मिनिस्ट्री का काम थोड़ी प्लानिंग से रिलेटेड है। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य हैं, एक है आपके सेक्रेटरी सचिव। भारत के संविधान में राज्यों में होने वाली पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है इनके। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कोई गलत है ही नहीं इनमें से। 106 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या क्या काम है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची एजेंडा बनाना और मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय मतलब सेक्रेटरियल असिस्टेंस देना, सहायता देना। क्या क्या हो जाएंगे कार्य, दोनों हो जाएंगे कार्य। 107 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर सिविल सर्विसेज वाज सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1966 में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था, मतलब आईएफएस को ऑल इंडिया सर्विस बनाया गया था। कितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए और कौन कौन सी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 के बाद नगर पालिका और पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था। भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आपका आरपीए एक्ट 1951 में दिया गया है। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तीसरा आपका क्यों गलत हुआ, एमपी था पहला, वो शुरू हुआ था नागौर से, पर एमपी पहला था जिसने कंडक्ट कराए थे। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची मतलब 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल जो है वो किसके लिए मतलब यहाँ पे बनाए गए हैं, आसान है, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करने के लिए। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या कॉम्पोजिशन रहेगा ये प्रेसिडेंट देखेंगे। भारत में पहली बार महालेखागार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल। भारत में नागरिक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, सिविल सर्विस डे। आंसर पहला गलत है। भाई आप ही बताइए, ये गवर्नर देखते हैं, स्टेट वाला मैटर सब गवर्नर देखेंगे। 110 भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श वेलफेयर स्टेट की बात कहां पे होती है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। शंकरी प्रसाद मामला में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई थी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी को कहा गया था ना कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स में से, ये कब कौन से अमेंडमेंट से इस केस में इसको चैलेंज किया गया था, तो ये किया गया था 1951 पहले अधिनियम में। संविधान के 42 संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, 42 अमेंडमेंट से कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया था।
तो ये जोड़ा गया था आपका उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, 42nd 44th क्या क्या हुआ इनसे। 113 भारतीय संसदीय समूह से संबंधित सही कथन चुनना आपको, आईपीजी से रिलेटेड। ये जो आईपीजी है इसकी भारत की संसद तथा विश्व की अन्य संसदों के बीच एक कड़ी है, बेसिकली लिंक है बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसद सदस्यों का भारत दौरों पर आए विदेशी राजाध्यक्षों का संबोधन एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ताओं का आयोजन आईपीजी कराता है, मतलब एड्रेस करता है, एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय विजिटिंग फॉरेन हेड्स ऑफ स्टेट। तो ये दोनों ठीक है। 114 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे शरीर में त्वचा की परत के नीचे मौजूद वसा शरीर की गर्मी के क्षय के विरुद्ध अवरोधक के रूप में कार्य करती है। जो फैट है स्किन के लेयर के नीचे, इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेंस्ट द लॉस ऑफ बॉडी हीट। हेनरी कैवेंडिश एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की 1766 में। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामार रेशम कहलाता है, गोसामार सिल्क। रिफ्ट वैली बुखार एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है, रिफ्ट वैली फीवर। आंसर बताएंगे तो आपका ये सी सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। फोर्थ आपका क्यों गलत हुआ? एडिस, जो ये रिफ्ट वैली फीवर है, ये एडिस इजिप्टी से नहीं फैलता, ये फैलता है क्यूलेक्स से। वह प्रक्रिया जो वायु के साथ साथ निर्वात के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरित कर सकती है, मतलब विच कैन ट्रांसफर हीट थ्रू वैक्यूम एज वेल एज एयर ऑल्सो। कौन से प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है आपका विकिरण, रेडिएशन। 116 आपको गलत चुनना है, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट चुनना है। आपका बैगासोसिस जो है वो गन्ने की धूल के अतः श्वसन के कारण होता है, मतलब शुगर केन डस्ट को कोई इनहेल कर ले तो। लियोपोल्ड मैट्रिक्स जो है किससे रिलेटेड है? पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से संबंधित है, रिलेटेड टू द मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट। निमोनिया एक फेफड़ों से संबंधित संक्रमण है, बताइए कौन सा सही है, मतलब गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है इसमें से। अब आपको मैचिंग करनी है, साइंटिस्ट दिए हुए और उन्होंने क्या किया है, पॉज कीजिए और मैच कीजिए। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक आपके फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, डी एंडरसन डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन, और डब्ल्यू पॉली आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, नील्स बोर थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। 118 नैप्थलीन का उपयोग ट्राइनाइट्रोबेंजीन नाम के विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है। नैप्थलीन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्राइनाइट्रोबेंजीन। जर्मन सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था, क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक, ऐसे याद किया करो। आतिशबाजी में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नाइट्रोबेंजीन यूज करते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। सिर्फ दूसरा सही है, ओनली सेकंड इज करेक्ट। देखिए नाइट्रोबेंजीन यूज होता है, नैप्थलीन कहां से यूज होगा? नाइट्रोबेंजीन यूज होगा, और नैप्थलीन यूज होता है यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, इंटरचेंज है ये। सही आपको चुनना है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। आंसर बताएंगे तो सी सही है, स्टेटमेंट सही है, रीजन इज इनकरेक्ट। 120 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये कुछ आपको चीजें दी हुई हैं, जैसे क्रेस्कोग्राफ है, क्या नापता है ये? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, पौधों की वृद्धि। पायरिलोमीटर क्या नापता है? सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण मापता है। कार्बन 14 क्या है? रेडियो आइसोटोप है जिसका उपयोग अस्थि रोगों के उपचार में किया जाता है, बोन डिजीजेस के ट्रीटमेंट में। फास्फोरस 32 क्या है? ये भी रेडियो आइसोटोप है, इसका उपयोग पौधों का पर उर्वरकों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए, टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स और प्लांट्स, किया जाता है। बताएंगे कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। देखिए ये फिर से आपका उल्टा हो गया, ये P32 है थर्ड में और ये C14 है, इंटरचेंज कर लीजिए इनको, ठीक है। 121 कौन सा कथन सत्य है? ट्रू। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, वायलेट जो कलर है वो स्कैटर करता है सबसे ज्यादा। सर सीवी रमन ने प्रकीर्णन के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया, जिसके लिए उन्हें 1928 में नोबेल प्राइज भी मिला था। स्कैटरिंग इंपैक्ट पे इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की थी। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ऑब्स्टिकल। आंसर फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकंड क्यों गलत हुआ?
सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला 1930 में, याद रखना, ये वैसे कभी क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है। 122 कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए फिर हम देखते हैं। तो देखिए मुद्रा धातु क्या है आपका, कॉपर स्टील फास्फोरस, ठीक है। ये कांसा, ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है आपका, ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना आपसे, हाँ ब्रॉन्ज आपका हो जाएगा कॉपर और टिन। जर्मन सिल्वर में आपका कॉपर जिंक और स्टील, और पीतल कॉपर और जिंक। ब्रास क्या हो जाएगा आपका, कॉपर एंड जिंक, ठीक है जी। 123 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बिबोनिक प्लेग सुना होगा आपने, रोग रैट फ्लाई के काटने से लोगों में फैलता है, रैट फ्ली। कालाजार जो है वो फैलता है जब सैंड फ्लाई काट लेता है। अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सीसी फ्लाई, सीसी बोलते हैं इसको, सीसी मक्खी के काटने से होता है। पीत ज्वर यानी येलो फीवर होता है एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से, बताएंगे। तो ये आपका सही है सारे। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते, ये किसने कहा। फॉर एनी टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम द वैल्यूज ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स कैन नॉट बी द सेम, हु सेड दिस, किसने कहा ऐसा, पॉली ने। अंजीर एक प्रकार का फल है जिसे डैश प्रकार के फल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूट, व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट, फिग, खाना चाहिए रोज भिगो के। दिस इज साइक्नोसस, सही चुनना है आपको करेक्ट ऑप्शन। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में है। एस्थमा रोग फॉलिक एसिड के कारण होता है, एस्थमा। एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य नहीं करते जहां उत्पन्न होते हैं, मतलब दे डू नॉट परफॉर्म देयर फंक्शंस एट द सेम प्लेस इन द बॉडी वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, आंसर। तो आपका फर्स्ट सही है। एस्थमा आपका जो होता है ना वो होता है विटामिन B5 की वजह से, ठीक है। और हॉर्मोन्स जो हैं वो नहीं करते हैं परफॉर्म फंक्शन जहां पे वो प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम वही करते हैं। तो ये बात, जो सेंटेंस है हॉर्मोन्स के बारे में दे रखा है। 127 में आप देखेंगे विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वृक्क में, किडनी में विटामिन ए स्टोर होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत होता है, लेज्यूम्स होते हैं ना, कहते हैं दालें वगैरह खानी चाहिए। विटामिन डी को आप हार्मोन भी मान सकते हैं, कह सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक है, थर्ड गलत हो गया। अच्छा ये करेक्ट पूछ रहा है, हाँ तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड गलत हो गया। विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है, लिवर। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, और ये किसमें एकत्रित होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, कहां पे स्टोर होता है ये, यकृत में, लिवर में। ये 1857 की क्रांति के बारे में आपसे पूछ रहा है, सही कौन से हैं, सेंटर और लीडर। हम बहुत सारे टेस्ट में ये कर चुके हैं, तो ये हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। आंसर इसका बी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए कानपुर से आपके हो जाएंगे नाना साहेब और तात्या टोप। जगदीशपुर से आपके हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। गोरखपुर से आपके हैं गजाधर सिंह। प्रयागराज से हैं मौलवी लियाकत अली खान, मौलवी लियाकत अली खान ऐसे लिख देते हैं। तो खान बहादुर खान कहां से थे, ये थे आपके बरेली से। मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, आपके महोत्सव दिए हुए और कहां से हैं वो, तो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। डी आपका आंसर है। कजरी है आपका मिर्जापुर, कालीन भैया है यहाँ पे। कहलकी फेस्टिवल है आपका संभल से। सुलहाकुल है आपका आगरा से, और आयुर्वेदा आपका फेस्टिवल लगता है झांसी में। फिर से मैचिंग क्वेश्चन, पॉज एंड सॉल्व। मेले दिए हुए हैं और अब जगहें पूछ रहा है, तो ये आपका सी हो जाएगा। सोरो करके मेला आपका कासगंज का है। दाही घाट आपका शाहजहांपुर का है। बटेश्वर आपका आगरा वेरी फेमस, और कालिंजर आपका बांदा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी तो कह रहा है, सत्रों की बात दी हुई है, देखो ईयर और प्रेसिडेंट। मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पढ़ लेना, ईयर पढ़ लेना, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसका आंसर डी है 1916, ठीक है। ये था आपका, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। ये भी 1925 पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी सरोजनी नायडू जी, ठीक है, कानपुर में हुआ था ये। और 1937 वाला आपका लखनऊ में हुआ था, और 1946 वाला लास्ट सेशन था, ये मेरठ में हुआ था, और ये आजादी से पहले लास्ट सेशन था।
133। अब ये कुछ मेले दिए हुए हैं, फिर से आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप इसको पॉज कर लो, पढ़ लो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। शाकुंभरी देवी आपका लगता है सहारनपुर में, तो ये शाकुंभरी देवी सहारनपुर। बैरिया घाट आपका लगता है हरदोई में, ये तरह। और श्रीरंगरामपुर मेला लगता है आपका फर्रुखाबाद। गढ़मुक्तेश्वर आपका गंगा मेला हापुड़ में, और नौचंदी मेला मेरठ में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामेट्रिक बीमा समाधान DRTPS डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन लागू करने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है, द फर्स्ट राज्य बन गया है देश का? नागालैंड बन गया है। यूपी बजट के बारे में आपको बताना है। 4% जो बजट है वो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए दिया गया है, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए। 100 करोड़ का प्रोविजन किया गया है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, चीफ मिनिस्टर माइनर इरिगेशन स्कीम के तहत। ये 2 बार आ गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ए ठीक है। ये किया गया है 1100 करोड़। 136। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अनुसंधान और विकास के बाद अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट विकसित करने के लिए किस भारतीय औद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया गया है? जो यूपी का पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो किस IIT के साथ टाई अप कर रहा है फॉर अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट डेवलप करने के लिए? दिस इज IIT कानपुर। कौन सा सही है? यूपी ने जुलाई 2024 में 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण सौदों पर हस्ताक्षर किए थे। क्या है ये? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डील्स। जुलाई 2024 में प्राप्त जानकारी के अनुसार काशी में प्रशिक्षित युवा कृषकों के लिए 20 एग्री जंक्शन केंद्र खोले जाएंगे। 20 एग्री जंक्शन सेंटर्स फॉर ट्रेन्ड यंग फॉर ट्रेनिंग गिविंग ट्रेनिंग टू यंग फार्मर्स इन काशी। बोथ आर करेक्ट। 138 देखेंगे। ये बात हो रही है आपकी लाइटनिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की। आपको बताना है गलत कौन सा है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में ये लाइटनिंग अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की योजना बनाई जा रही है, हर जगह इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये सिस्टम आकाशीय बिजली गिरने से करीब 30 मिनट पहले चेतावनी दे देगा, डिटेक्ट कर लेगा उसको। इस सिस्टम की अनुमानित लागत है 300 करोड़ रुपए। तो कोई गलत नहीं है इसमें से, ठीक है, जरूरी है ये चीजें। 139। यूपी राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थल को वर्ष 2005 में भारत में रामसार आर्द्रभूमि स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था? ऐसे भी कह सकता है। रामसार साइट 2005 में कौन सा बनी इसमें से? तो ये बनी थी अपर गंगा रिवर। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। कुछ इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पे है? ये कह रहा है कौन सा सही सुमेलित? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपका लखनऊ में है, तो हमारा आंसर ही हो गया। तो खैर, बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान पैलियोबॉटनी वाला लखनऊ। फिर आपका वेटरनरी रिसर्च वाला इज्जत नगर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र एग्रो फॉरेस्ट्री वाला झांसी में है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो आइए बिना देर किए 60 प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से गलत की तलाश करिए। और यहाँ जो युग्म दिए हैं, अभिज्ञ का दिया हुआ है भिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का दिया है भिज्ञ, मग्न का दिया है ऊपर, अनंत का दिया है शांत, और खंडन का दिया है मंडन। अब आपको इसमें से चुनना होगा कि गलती कहाँ पर है। तो अभिज्ञ और भिज्ञ आपने पीछे वाले टेस्ट में भी देखा था, ये दोनों ही जो है लगभग समानार्थी हैं। हालांकि दोनों की अगर परिभाषा देखें तो बारीक अंतर है, लेकिन जानकार से तात्पर्य दोनों का होता है। तो ये समानार्थी हो सकते हैं लेकिन विलोम नहीं हो सकते। इन दोनों का विलोम क्या होना चाहिए? अनभिज्ञ या फिर अज्ञ होना चाहिए। बाकी जितने हैं ठीक है, मग्न का ऊपर, अनंत का शांत और खंडन का मंडन। अच्छा, पूछा गया कि चुस्त का विलोम क्या होगा। अब इसमें दो दे रखे हैं, तो ढीला लचर, चुस्त छिद्र, ढीला द्रुत, सुस्त और मंद, कौन सा होना चाहिए? तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा, ढीला और लचर। चुस्त का विलोम क्या होता है? ढीला। सुस्त भी होता है, लेकिन सुस्त के साथ जो बाकी विकल्प दिए हुए हैं वो सही नहीं है ना, तो दोनों सही होना चाहिए एक साथ। तो इसलिए मजबूरी है ए को चुनना, ढीला और लचर। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। यहां देखिए, अनंत, शांत और ससीम। अनंत, शांत और ससीम, ये जो शब्द है इनके लिए विलोम आपको बताना है। इसमें देखें, अनंत, पारावार, निशांत और परिसीन दिया हुआ है। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। इन सभी का विलोम हो जाएगा अनंत। इन सब का मतलब होता है सीमा से युक्त, अंत से युक्त, और इसका जो उल्टा होगा वो अनंत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखें। इसमें कहा गया अर्वाचीन का सही विलोम नहीं है।
क्या नहीं है बताइए? प्राचीन, पुरातन, अधुनातन, पौर्वात्य। और इसका जो सही उत्तर है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक, हालांकि सी और डी दोनों ही यहाँ पर सही विलोम नहीं होंगे। पौर्वात्य का मतलब पुराना नहीं होता है, पौर्वात्य का मतलब पूरब से संबंधित होता है। जैसे पाश्चात्य होता है वैसे ही इसका उल्टा हो जाएगा पौर्वात्य, पश्चिमी और पूर्वी से तात्पर्य है, यहाँ पुराने से नहीं है। तो यहाँ ये पहली चीज, पुराने का ये पर्यायवाची नहीं है, तो ये फिर अर्वाचीन का यानी नवीन का विलोम कैसे हो सकता है? और अधुनातन मतलब खुद ही नया होता है, तो ये अर्वाचीन का समानार्थी हो जाएगा, तो ये विलोम होगा नहीं। तो इसमें सी और डी दोनों ही जो है वो सही विलोम नहीं है। इसका सी और डी दोनों समझिएगा, बाकी प्राचीन और पुरातन ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वें को देखते हैं। यहाँ पर विलोम युग्मों में से गलत की पहचान आपको करनी है। निसार का दिया है संसार, अक्खड़ का दिया है भद्र, सामूहिक का एकांगी और न्यून का अल्प। बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है? तो गलती स्पष्ट दिखाई दे रही है, डी वाले में है। न्यून और अल्प दोनों का शाब्दिक अर्थ है थोड़ा सा या कम। न्यून का मतलब होता है कम, तो यहाँ न्यून का अधिक होता है, अल्प का अति होता है, या अधिक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कि ये आपस में मिलते जुलते अर्थ वाले हैं, विलोम तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखें अच्छा 6वें नंबर के प्रश्न को। यहाँ आपको सही की तलाश करनी है। तो उपमान का अधिमान दिया है, निंद का वंद दिया है, द्वंद का सहज दिया है और श्रोता का अन्वेषी दिया है। बताइए इसमें सही कौन सा है? गलत तो सभी है। तो इसमें से आपका एकमात्र जो बी वाला जोड़ा दिया है वही ठीक है। निंद का वंदे, वंदे मतलब वंदनीय, पूजनीय, निंदे मतलब निंदा के लायक, ये एक दूसरे के विलोम है। बाकी उपमान का उपमेय होता है, द्वंद का क्या होता है? मैत्री होता है, द्वंद मतलब युद्ध, गुत्थम गुत्थी, और श्रोता का वक्ता होता है, अन्वेषी तो होता नहीं। फिलहाल 7वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। भूगोल का आपको विलोम बताना है। भूगर्भ, खगोल, भूपृष्ठ और व्योम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है इसमें से कौन सा होना चाहिए? भूगोल मतलब क्या होता है? धरती के बारे में जानकारी जिसमें प्राप्त कर रहे हैं, धरती को जानने की विद्या। तो इसका हो जाएगा खगोल, अर्थात अंतरिक्ष को जानने का विज्ञान। इसके बाद देखें अगले वाले को, निरामिष, आमिष, निरामिष, सामिष, इस पर चर्चा हुई थी, आप जानते हैं इसका मतलब। तो निरामिष का मतलब क्या होता है? निरामिष का मतलब होता है जिसमें मांस न हो, मांस से रहित अर्थात शाकाहारी। अब इसका उल्टा आपको बताना है। तो आमिष और सामिष दोनों दिया है और साथ में दोनों को चुनने का विकल्प भी है। साथ में कहा है कि कोई नहीं, तो डी तो होगा नहीं, सी को चुन लेते हैं, दोनों ही सही है। दोनों का मतलब होता है मांस से युक्त। प्रश्न संख्या 9, गृहीत का उचित विलोम आपको बताना है। तो गृहीत मतलब होता क्या है? जिसको ग्रहण किया गया हो। अब इसका आपको उल्टा बताना है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्त होगा, प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा, असल में तीनों होगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। शमित का उचित विलोम आपको बताना है। शमित, तो 10वां आप देख रहे हैं और 10वें का जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, उत्तेजित। ठीक, शमित मतलब शांत, उत्तेजित मतलब जो जगा हुआ है, उत्तेजना में है। 11वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। वसन, अंबर, पन्नग और कलेवर। तो वसन, अंबर और कलेवर ये तीनों शब्द कपड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पन्नग जो आप देख रहे हैं ये सर्प का पर्यायवाची है, ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 12, समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिव, पारावार, वाहिनी और धूम्रधर। तो 12वां आपने देखा और 12वें का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला। पारावार कहा जाता है समुद्र को। बाकी दिव, वाहिनी, वाहिनी जो है ये सेना के अंग को कहा जाता है। धूम्रधर मतलब धूम्र को धारण करने वाला, आमतौर पे ये बादल का पर्याय होता है, हालांकि कई सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें से जो पारावार शब्द है वो समुद्र के लिए उचित पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। रसा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? रत्नगर्भा, अचला, यहाँ रत्नगर्भ लिखा हुआ है असल में, रत्नगर्भ, अचला, तमिस्रा और धरा। तो 13वां आप देख रहे हैं और 13वें का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा सी वाला, तमिस्रा। रात्रि को कहा जाता है जो कि तम को धारण करती है, इसे रसा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, विडौजा। विडौजा जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको बताना है, मतलब ये असल में किसका पर्याय है, मूल शब्द आपको खोजना है। तो नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र और पत्थर आप जानते ही हैं किसका पर्याय है, आराम से चुन लेंगे, इंद्र का। प्रश्न संख्या 15, बगीचे का पर्याय क्या होगा? तो निर्जन, कल्पशाल, आराम और व्यंजन, इसमें से कौन सा होना चाहिए? सही जवाब इसका आराम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आराम मतलब तो रेस्ट करना यानी विश्राम करना होता है, तो कैसे ये हो सकता है? बगीचे को आराम भी कहा जाता है, इसका ये पर्याय होता है।
मतलब आराम फरमाने और आराम देने के उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाता है, मनभावन होता है, इसलिए इसे आराम शब्द से भी संबोधित किया जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए 16वें नंबर के प्रश्न को, ये पीछे भी पूछा था, जनार्दन पर्यायवाची शब्द है किसका? तो पिछले टेस्ट में आपने किया था, बताइए। उसमें घनश्याम दिया था, यहाँ कृष्ण सीधे सीधे दे दिया, तो भगवान कृष्ण का ये पर्याय है। याद रखिएगा, ये भगवान विष्णु का पर्याय नहीं है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। क्रोध का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भांति। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका अमर्ष। अमर्ष कहा जाता है क्रोध को। प्रश्न संख्या अगला माने 18वां। बिजली का पर्याय नहीं है, वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। बताइए। तो सही जवाब वितुंडा हो जाएगा। वितुंडा जो है ये हाथी को कहा जाता है, जिसकी तुंड जो है वो विकृत है, अर्थात मुड़ी हुई है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19। अहि का पर्याय नहीं है। अहि माने सर्प। तो पर्याय इसमें से कौन सा नहीं होगा? उरग, सरीसृप, पवनाश और सिंधुर। इसमें से कौन सा होना चाहिए जो कि ना हो पर्याय? ये भी पुराना ही प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, सिंधुर। सिंधुर जो है वो हाथी का पर्याय है। तरंग का पर्याय क्या होगा इसमें से बताइए? पुष्कर, ऊर्मी, जलधि और कुल। तो आप ध्यान से देखें अगर, तो 20वां जो है इसका सही जवाब इसमें से बी हो जाएगा, ऊर्मी। ठीक है, ऊर्मी जो है वो तरंग का पर्याय होगा, बाकी जितने हैं वो तरंग के पर्याय नहीं हो। तो इसमें आप देख ही रहे हैं, बाकी पुष्कर मतलब होता है सरोवर, तालाब, जलधि मतलब समुद्र और कुल मतलब किनारा। तो हमने बी को चुना। प्रश्न संख्या 21। अब यहां से वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो हर काम में देर करने वाला, काम तो करता है लेकिन धीरे धीरे, बहुत देर से करता है। धीरे धीरे मतलब देखने वाले तंग आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अब काम कर रहा है, काम को टाल नहीं रहा है, तो उसको हम आलसी नहीं कह सकते। तब हम क्या कहेंगे? अकर्मण्य भी नहीं कह सकते, फिर दीर्घजीवी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? असली बात है कि वो दीर्घसूत्री है। और एक कहावत है संस्कृत में कि दीर्घसूत्री विनाश्यते, मतलब दीर्घसूत्री जो है वो नष्ट हो जाता है। और मजे की बात यह है कि दीर्घसूत्रिका जो है वो सेवैयों को भी कहा जाता है। तो वो मूर्ख ब्राह्मण पुत्रों की कहानी आपने सुनी थी ना, जिसमें कि 4 अलग अलग ब्राह्मण के पुत्र थे और वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। वहाँ जो अक्षरशः सिखाया जाता है उसको बिना सोचे समझे रट लेते हैं। तो वहाँ सिखाया गया था कि दीर्घसूत्री विनश्यते, मतलब नष्ट हो जाता है जो दीर्घसूत्री होता है, यानी धीमे धीमे काम करने वाला समाप्त हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। तो जब सेवैयाँ उनके सामने खाने के लिए परोसी जाती हैं तो वो खाने से इसीलिए मना कर देते हैं कि इनको खाने वाला नष्ट हो जाएगा। ऐसी ही मूर्खताएं करते हैं। तो कहने का मतलब दीर्घसूत्री का मतलब आलसी नहीं होता है। कुछ लोग इसको आलसी समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है स्लो काम करने वाला, समय खाने वाला। अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 22। किसी विषय की पूरी छानबीन क्या कहा जाएगा? यहाँ कई शब्द दिए, विश्लेषण, विवेचन, आलोचना, अन्वेषण। तो अन्वेषण मतलब तो खोज पड़ताल करना होता है। विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज का ब्यौरा प्रस्तुत करना। विवेचन का भी लगभग मिलता जुलता वही अर्थ होता है। आलोचना मतलब होता है टिप्पणी करना, मतलब किसी चीज में कमी और अच्छाई का अन्वेषण करना। तो अब इसमें से हम चुनेंगे किसको? पूरी छानबीन की बात हो रही है, तो 22वां जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से बी होना चाहिए। विवेचन होता है सही शब्द। विवेचन का मतलब होता है कि आप पूरी उसकी जांच पड़ताल करके जो उसकी पूरी पृष्ठभूमि है उसको लोगों के सामने रख रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। उचित मूल्य से कम मूल्य अगर आंका जा रहा है तो उसके लिए कौन सा शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो अवमूल्यन होगा। ज्यादा आंका जाएगा तो अधिमूल्यन होता, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रश्न संख्या 24। पूछने योग्य, पृष्ठव्य। ठीक, पृष्ठव्य मतलब पूछने लायक। प्रश्न संख्या 25। वह महिला जिसका कि पति परदेश से आने वाला है, आया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आने वाला है, उसको सूचना मिल गई है और उसका हृदय जो है वो एकदम गदगद हो उठा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई है। तो अपने पति या अपने प्रियतम के विदेश से आने की सूचना पाकर प्रसन्न प्रेयसी, उसके लिए एक शब्द आपको तलाशना है। इसमें से क्या होगा? प्रोषित पति का होगा, आगत पति का होगा, आगमिष्यति पति का होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। तो अगर आ चुका होता तब तो आगत पति का हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। वो आने वाला है, अभी टिकट वगैरह करवा लिया है, ट्रेन में बैठ गया है और अपनी पत्नी को फोन किया है कि भाई हम आ रहे हैं, और वो खुश हो गई है, तो आगमिष्यति पति का। ठीक है, ये वाला सही। प्रश्न संख्या 26। जीतने की उत्कट इच्छा, इसको क्या कहा जाएगा? विजिशा कहा जाएगा, जिगीशा कहा जाएगा, जिगीशु कहा जाएगा, विजयेक्षा कहा जाएगा, क्या कहेंगे? तो 26 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका जिगीशा। जीतने की जो प्रबल इच्छा होती है उसी को कहा जाता है जिगीशा, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिगीशु।
इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 27, यहाँ नीचे वाला, जो बात लोगों के द्वारा कही गई हो, मतलब अनुभव के आधार पर लोगों ने कही हो, उसको क्या कहेंगे? लोकोक्ति कहेंगे कि किंवदंती कहेंगे या फिर कहावत कहेंगे? तो 27 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। दोनों कहेंगे, अर्थात दोनों का मतलब क्या? लोकोक्ति और किंवदंती दोनों कह सकते हैं, लेकिन कहावत नहीं कहेंगे। कहावत सामान्य लोगों के द्वारा कही गई बात नहीं होती है। कोई बड़ा आदमी अगर किसी बात को कहता है, कोई सेंटेंस, कोई स्लोगन दे देता है या फिर कोई उद्धरण बोल देता है, तो उसको कहा जाता है कहावत। बड़े लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के मुंह से निकली हुई। बाकी आम जनता जो है उसके द्वारा कही गई जो बात होती है उसको लोकोक्ति या किंवदंती कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या, तो हमने सी को चुना है। प्रश्न संख्या 28 को देखें। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, उसको क्या कहा जाएगा? आकलनकर्ता कहेंगे, संगणक कहेंगे, अंकेक्षक कहेंगे, अन्वेषक कहेंगे? क्या बोलेंगे? 28 सही जवाब इसका क्या होगा? सी हो जाएगा ना, अंकेक्षक, आंकड़ों की जांच करने वाला। प्रश्न संख्या, संगणक कंप्यूटर को बोलते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखें। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहा जाएगा? यहां विकल्प दिए हैं, शीर्षस्था, अप्रतिम, चूड़ामणि, मजीमाला। तो प्रश्न संख्या 29 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, चूड़ामणि। और चूड़ामणि ऐसे नहीं लिखा जाएगा। चूड़ामणि लिखने का तरीका क्या है? यहां पर ये ऐसे होगा, अड़ा रहेगा ऐसा वाला, चूड़ामणि ऐसे लिखा जाएगा। चूड़ा मतलब होता है बाल, और मणि मतलब मणिका, जो कि बालों में धारण की जाए। आमतौर पर ये महिलाओं का, जो सुहागिन महिलाएं होती थी, रानियां इत्यादि होती थी, उनका आभूषण होता था। तो माता सीता यही तो अपने प्रतीक चिन्ह या अपनी निशानी के तौर पे हनुमान जी को देती हैं कि भगवान राम को वो दिखा सकें और विश्वास दिला सकें कि उन्होंने माता सीता से भेंट की है। तो चूड़ामणि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, यहां देखिएगा। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प होता है, विकल्प होता है, प्रकल्प होता है कि कसम होता है? तो आप जानते ही हैं कि संकल्प होता है। किसी बात को हम करेंगे, इसका हमने संकल्प किया है, तो इसमें से ए हो जाएगा। अब आइए यहां से विशेषण की ओर चलते हैं। विशेष्य और विशेषण। धुंधला शब्द में कैसा विशेषण है बताइए? धुंधला, साफ, पारदर्शी, इस तरह के जो शब्द हैं ये गुणवाचक में आते हैं। गुणों का ही तो वर्णन हो रहा है। वह लड़की नहीं आई, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह लड़की नहीं आई। वह लड़की, यहां पर वह शब्द जो है वो लड़की की विशेषता बता रहा है, तो फिर सार्वनामिक, सर्वनाम को यहां विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अच्छा, विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? यहां संख्या की जगह पे संज्ञा समझिएगा। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं, नाम कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो विशेषण अगर किसी दूसरे विशेषण की विशेषता बता रहा है तो खुद उसको कहा जाएगा प्रविशेषण। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि संज्ञा की विशेषता अगर कोई विशेषण बता रहा है तो सीधी बात है उस संज्ञा को क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। और इसीलिए हमारा जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा, विशेष्य। प्रश्न संख्या 34, तीसरा एक शब्द है जो कि असल में विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, कैसा? तो ये जो है ना, ये क्रमवाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे हम लोग क्रम से एक सीक्वेंस में देखते हैं चीजों को, तो ये क्रमवाचक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण के प्रकार हैं अलग अलग। प्रश्न संख्या 35 में चलिए, यहां देखिए विशेष्य विशेषण युग्म बनाकर दिए हैं। गलत जो है उसकी तलाश आपको करनी है। 35 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ज्ञापित और ज्ञापन जो दिया है वही वाला इसमें युग्म गलत है, बाकी जितने हैं वो ठीक दिए हुए हैं। ज्ञापन आपका विशेष्य है और ज्ञापित विशेषण है, ठीक है? तो यहां उल्टा दे दिया है, विशेषण विशेष्य बना दिया है, जबकि विशेष्य विशेषण का संयोजन होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 36 को देखिए। यहां पर गलत खोजना है आपको विशेष्य विशेषण में, माफ कीजिएगा, विशेषण विशेष्य में। तो सौर का दिया है सूर्य, यानी विशेषण आपका बाईं तरफ रहेगा और विशेष्य जो है वो दाहिनी तरफ रहना चाहिए, ये इसमें जोड़ा रहेगा। तो सौर का सूर्य दिया है, संकोच का संकुचित दिया है, संश्लिष्ट का संश्लेष्ट दिया है, सैंधव का सिंधु दिया है। आप बताइए गलती कहां पर है? तो गलती देखिए दोस्तों इसमें बी वाले में है। संकोच और संकुचित जो दिया है ना उसी में समस्या है। संकोच आपका विशेष्य है, संकुचित उसका विशेषण है, यहां उल्टा दे दिया है। पहले संकुचित होना चाहिए था जो कि नहीं दिया है। अच्छा, 37 को देखते हैं। व्याकरण के लिहाज से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। भयभीत, निर्भीक और भीरु, ये तीनों शब्द क्या हैं? गुणवाचक विशेषण है। लेकिन भय जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है और पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 38 विशेषण चुनना है। सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुंच। 38 सही जवाब क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। पांचवा जो इसमें शब्द है
पांचवा, ये क्या है? क्रमवाचक है ना, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हम लोग पीछे देख रहे थे, तो ये संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है, इसीलिए हम पांचवें को चुनते हैं, ये विशेषण है। इसके बाद 39वां प्रश्न देखिएगा, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। अब यहां उस शब्द जो है ये क्या है? ये ग्रंथ की विशेषता बता रहा है और कह रहा है कि उसमें 500 पेज हैं, तो ये उस शब्द है क्या? विशेषण है, लेकिन कैसा? गुणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक? तो 39वें को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। और संकेतवाचक जो विशेषण होता है ना, वो भी सार्वनामिक की ही कोटि में आता है। मतलब सर्वनाम को ही इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि लगता है कि हम किसी खास चीज की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ एक किताब रखी हुई है मेज पर या जहां भी रखी गई है, उसकी ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि उस किताब में 500 पृष्ठ है। ठीक, तो यहाँ उस शब्द जो है ये ग्रंथ की या किताब की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ संकेत किया गया है ना, तो ये संकेतवाचक है। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न की ओर चले, ये अंतिम है विशेषण विशेषिका। ऋषि शब्द एक संज्ञा है, विशेषण इसका क्या होगा? तो आप हजारों बार पढ़ते हैं, ऋषि का विशेषण क्या होता है? आर्ष होता है। ये सर्वथा अलग होता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है, देखने में भिन्न दिखाई देता है। इसके बाद अब 41वें से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ वाक्य वर्तनी वाला आ गया, पहले वर्तनी देखेंगे 41 से आगे। और ध्यान से देखिएगा, प्रफुल्लित लिखा है, कृशांगिनी लिखा है, अनुवासिक लिखा है, अनावासिक लिखा है और भंगन लिखा है। अब इसमें से आपको शुद्ध शब्द की तलाश करनी, बताइए कि कौन सा शब्द ठीक होगा। तो अब इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। भंगन जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा है। भंगी का ये स्त्रीलिंग है, भंगन मतलब शौचालय साफ करने वाली। बाकी जितना है वो आप देख रहे हैं, प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्ल होता है। प्रफुल्लित, इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग नहीं करेंगे। कृशांगिनी नहीं होता है, कृशांगी होता है। और अनुवासिक होता है, अनावासिक नहीं होता है। तो बाकी शब्द गलत दिए हैं, सिर्फ यही सही दिया है। 42 को देखें, यहाँ अशुद्ध शब्द की तलाश आपको करनी है। अनाथा, पिशाची, निर्लोभी और चारुता। क्या होना चाहिए सही इसका? जो शब्द गलत है उसकी तलाश आपको करनी थी। 42 करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। निर्लोभी नहीं होता है, निर्लोभ होता है। बाकी सारे सही हैं। प्रश्न संख्या अगले को देखें, यहां देखें 43 को। इसमें से अशुद्ध की तलाश आपको करनी थी। भ्रातृगण दिया है, अकस्मात दिया है, त के साथ हलंत है, ध्यान दीजिएगा। सानंद पूर्वक दिया है और च्युत दिया हुआ है, और च्युत के साथ भी अंत में त के साथ हलंत लगा हुआ है। तो अब आप देखें कि इसमें गलती कहां पर है। तो 43 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी हो जाएगा। सानंद पूर्वक नहीं होता है, बल्कि सानंद होता है। सानंद में आनंद पूर्वक का भाव अपने आप जुड़ जाता है, तो पूर्वक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 44, कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें से? सुबोध, वक्तागण, अनभल और प्रथा दिया है। तो 44 को आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें से बी हो जाएगा। वक्तागण गलत दिया है, वक्तृगण होता है, वक्तृगण होता है। ऐसे त के नीचे री की मात्रा रहेगी, वक्तागण नहीं होता है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। गरुड़ लिखा है, सतत लिखा है, हिरण्यकशिपु लिखा हुआ है और सशंकित लिखा हुआ है। बताइए इसमें सही कौन सा है? तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें 45, तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ध्यान से देख लीजिए पहले 45। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सतत। बाकी जितने दिए हैं सब के सब इसमें गलत हैं। कैसे गलत हैं? इसमें ध्यान से देखिए, गरुड़ जो लिखा हुआ है यहां पर अड़ होता है, ऐसा वाला पेड़ वाला अड़ होता है, और ये इसमें गलती है। यहाँ हिरण्यकशिपु को कैसे लिखा जाएगा? तो हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, बल्कि हिरण्यकशिपु होता है। अंत में कशिपु ऐसे लिखा जाता है, कश्यपु नहीं होता है। सशंकित नहीं होता है, सशंक होता है। तो इसमें वर्तनी का शोधन आप कर लीजिएगा, बी वाला सही दिया है। प्रश्न संख्या 46, यशोलाभ। ये व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। कैसी गलती है? गलती का प्रकार आपको बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए? मतलब हलंत की गड़बड़ी है, विसर्ग की है, स्वर की है कि समास की है? तो 46 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका क्या होगा? विसर्ग की गड़बड़ी है। विसर्ग का यहाँ पे जो संयोजन है वो गलत है। प्रश्न संख्या अगला 47, कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। 10 रुपए में क्या आता है? श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं, मैं सप्रमाण कहता हूं, वहां अनेकों लोग थे। तो इसमें शुद्ध वाक्य की तलाश आपको करनी है। करेक्ट इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सी हो जाएगा। मैं सप्रमाण कहता हूं, मैं प्रमाण सहित कहता हूं या मैं सप्रमाण कहता हूं, दोनों ही तरीका सही है, तो ये ठीक दिया है। बाकी 10 रुपए में क्या आता है? तो 10 रुपए में क्या आता है, इसके मतलब यहाँ पहली चीज तो क्या मिलता है लिखना चाहिए, और उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। श्री राम सिंह मेरे पिता हैं ऐसे लिखना चाहिए, मतलब पिता तो अपना ही होता है, तो यहाँ होना चाहिए था श्री राम सिंह मेरे पिता हैं।
और वहां अनेकों लोग थे, वहां अनेक लोग थे, अनेकों लोग नहीं बल्कि अनेक लोग थे। तो बाकी हमने शुद्ध किया, लेकिन सी वाला पहले से सही है। 48 को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य आपको तलाशना है। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, आपका पत्र सधन्यवाद मिला, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, निराशा छाई हुई है। अब इसमें गलती कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 48 को बहुत ध्यान से देखिएगा, और 48 जो है इसका सही जवाब इसमें से ए हो जाएगा, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, यहाँ पर ठ होना चाहिए था। और बना है क्या मतलब? स्वादिष्ट है तो बना है तभी ना खाया जा सकता है, स्वाद लिया जा सकता है। तो बना शब्द का यहाँ इस्तेमाल भी नहीं करना था, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, सीधी बात। तो ये वाक्य गलत था, बाकी सही है। आपका पत्र सधन्यवाद मिला, अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, निराशा छाई हुई है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। प्रश्न संख्या 49, शुद्ध वाक्य आपको तलाशना है। बच्चों पर क्रोध न करो, वे 9, 2, 11 हो गए, इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, मैं कपड़े नहीं दिया हूं। अब बताइए। तो 49 जो है ना, इसमें से शुद्धि तलाशनी है आपको। जो सही वाक्य है वो पहला वाला ही है, बच्चों पर क्रोध न करो। ठीक है, बाकी 9, 2, 11 हो गया नहीं बल्कि हो गए। वे जो है वो बहुवचन है ना, तो क्रिया उसी हिसाब से चलेगी। तो गए, वे 9, 2, 11 हो गए, या फिर वह 9, 2, 11 हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो मूल कर्ता में संशोधन करने से अच्छा है कि क्रिया को परिवर्तित कर दीजिए। तो वे 9, 2, 11 हो गए, ऐसे होना चाहिए। इस पत्र में हस्ताक्षर कर दीजिए, न कि बना दीजिए। मैं कपड़े नहीं दिया हूं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ऐसे होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इसका ए वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 50 की ओर चले। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन से हिस्से में वाक्य को कई टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, वाक्य के कई सारे टुकड़े। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ वाक्य है। अब आपको ये बताना है कि इसके कौन से हिस्से में गड़बड़ है या फिर कोई त्रुटि ही नहीं। तो त्रुटि तो है, अब किस हिस्से में है आप देखिए और बताइए। तो देखिए इसका सी वाला हो जाएगा, जहां लिखा हुआ है अच्छी लगती है। ये तीसरा वाला जो पार्ट है ना, इसी में गड़बड़ है। अच्छा लगता है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ से 51वें से हम लोग तत्सम और तद्भव देखेंगे। तो तद्भव तत्सम युग्मों का यहाँ जोड़ा बनाकर दिया है, गलती की तलाश आपको करनी है। पपड़ी का परपटी दिया है, पैर का पक्ष दिया है, पल्ले का पल्लव है, निहाई का निधाती है, निघाती है। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 51 आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला। पैर का पक्ष नहीं होता है, पक्ष मतलब पंख होता है, पैर का क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो ये यहाँ दिया नहीं था, बाकी सारे सही हैं। यहाँ ढौंचा नहीं ढैंचा होगा, तो ढैंचा शब्द जो है ये तद्भव है, इसका आपको तत्सम बताना है। क्या होगा? पहली चीज़, ढैंचा होता क्या है? तो ढैंचा एक फाइबर युक्त फसल होती है, जैसे जूट के रेशे होते हैं ना, वैसे ढैंचा भी रेशे युक्त होता है। और खेतों में इसे आमतौर पे बायो फर्टिलाइजर के तौर पे और नमी रोकने वाली फसल के तौर पे उगाया जाता है। मतलब इसके तने खड़े खड़े ऐसे सड़ते रहते हैं खेत में, और फिर गिर जाते हैं, मिट्टी को आच्छादित कर देते हैं, तो मृदा अपरदन कम हो पाता है। साथ में ये खाद का भी काम करते हैं, हरी खाद का। तो ढैंचा को कहा जाता है क्या, बताइए। इसमें शब्द दिए हैं अर्धपंज, अर्धपंज कहा जाता है, पंज ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ज रहेगा। तो हमने देखा इसका बी वाला सही था। प्रश्न संख्या 53 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिएगा, इसमें तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। जति लिखा है, तलवारी तरवारी लिखा है, चित्त लिखा है और तर्कन लिखा है। तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। तो 53 आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका ए वाला हो जाएगा, जति। ठीक, तर्कन तरवारी, ठीक, तरवारी, तरवारी नहीं बल्कि तलवारी यहाँ पर होना चाहिए था, तो यहाँ ल रहेगा। जति जो शब्द है ना, ये आपका तद्भव है। यति होता है इसका तत्सम, यति तत्सम शब्द है। यहाँ र की जगह ल बना लीजिएगा, बाकी सारे तत्सम हैं। इसके बाद 54 को देखते हैं। तत्सम की पहचान आपको करनी है। तमचूर लिखा है, पुजारी लिखा है, दृश्य प्रेक्षण लिखा है और तोंद लिखा है। तत्सम कौन सा है? 54 सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। दृश्य प्रेक्षण जो लिखा हुआ है ये ठीक लिखा है, दृश्य प्रेक्षण असल में होता है, दृश्य प्रेक्षण होता है, ऐसे लिखा जाता है, मतलब दृश्य का प्रेक्षण करना। ये ठीक शब्द है और संस्कृत का है। बाकी तमचूर नहीं होता है, ताम्रचूर्ण होता है, पुजारी नहीं बल्कि पूजाकारी होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। पूजक भी लिख सकते हैं, पूजक जो शब्द है ये भी तत्सम है। और तोंद का तुंद होता है। तो इसमें बाकी जितने भी हैं वो तद्भव हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा 55 को, इसमें तद्भव शब्द आपको पहचानना है। जमाई, जमाता, जमात्री और यस से लिखा हुआ है। तद्भव कौन सा है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो जमाई शब्द जो है वो तद्भव है, बाकी आप देख रहे हैं सारे ही तत्सम शब्द हैं।
ठीक है, 55 को आपने देखा, करेक्ट आंसर ए था। प्रश्न संख्या 56 को देखें, घुंघची। घुंघची का तत्सम रूप आपको बताना है। तो घुंघची एक प्रकार की लता होती है, एक क्रीपर होता है, वाइन होती है, और ये पेड़ों पर ऐसे चढ़ जाती है और इसके अंदर गोल गोल फलियां लगती है जो पहले हरी होती है, बाद में एकदम सुर्ख लाल हो जाती है। तो इसको कहा जाता है गुंजा। अब गुंजा इसमें कहाँ पर है, ये रहा। औषधि महत्व वाली होती है, हालांकि जहरीली भी होती है। तो 56 को आपने देखा। इसके बाद प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं, यहाँ देखिएगा। अच्छा, घूंघट का तत्सम भी पूछ लेता है। तो घूंघट का तत्सम क्या होगा, गुंठन या अवगुंठन, दोनों होता है। अब जो दिया हो उसको चुन लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा। तो 57 को आप देख रहे हैं, तत्सम पूछ रहा है। दस्तूर, वड्डो और टैंक युद्ध, साथ में मंत्रणा, तत्सम कौन सा है इसमें से? अब इसमें अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो टैंक युद्ध जो शब्द है, टैंक शब्द इसमें अंग्रेजी का है, तो ये विदेशी और देशी शब्दों का और तत्सम का एक खिचड़ी शब्द कहा जा सकता है। युद्ध इसमें आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, युद्ध शब्द जो है वो क्या है, तत्सम है। टैंक शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। तो ये विदेशी और तत्सम का मिक्सचर है, ये पूर्ण तत्सम है नहीं। बाकी वड्डो शब्द जो है ये आंचलिक हो सकता है, वड्डे वड्डे काम किए। दस्तूर जो है वो विदेशी शब्द है पूरी तरह से, है ना। तो इसमें तत्सम कौन सा होगा, मंत्रणा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, बेत तत्सम, बेत जो शब्द है ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा बताइए। वेंत होगा, वेत्र होगा, वेंत्र होगा, वेंत्री होगा, मतलब लिखेंगे कैसे। अब इसको लिखने का जो सही तरीका है, इसे ध्यान से देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 58 बी हो जाएगा ना। वेत्र लिखा जाता है, वेत्र लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं। ये एक प्रकार की वनस्पति होती है, जैसे बांस के वृक्ष होते हैं ना, वैसे ही, लेकिन बड़ा लचीला ही होता है। बांस में इतनी लचक नहीं होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही होती है, और इससे बहुत तरह के अच्छे फर्नीचर और तमाम सामान बनते हैं। अब इसके बाद 59 को देखेगा, यहाँ तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है। चटवाल लिखा है, पुंज लिखा है, डोंगा लिखा है और पाठ लिखा है। आपको ये बताना है कि इसमें तद्भव कौन सा है, प्रश्न संख्या 59। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका डोंगा। चटवाल, पुंज और पाठ, ये तीन जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आपके तत्सम है, लेकिन डोंगा शब्द जो है ये तद्भव है। ठीक है, डोंगा किसको कहा जाता है, ये नौका को कहा जाता है, छोटी छोटी नौका जो होती है उसको कहते हैं। और 60वें नंबर के प्रश्न में देशज का आपको चयन करना है। तो कल्पना, भजन, पेय और पाठक दिया है, ये अंतिम में आप देख रहे हैं। कल्पना, पेय और पाठक ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन भजन शब्द जो है ये देशज है, ये न तो तद्भव है न तत्सम है। ध्यान दीजिएगा, भजन जो है ना एक देसी शब्द है। तो बी को चुना और यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। अगले जो मॉक टेस्ट आएंगे उन्हें अवश्य देखिएगा, लगातार अभ्यास करते रहिए।